नमस्कार दोस्तों। टॉप 300 करेंट अफेयर की सीरीज़ में आपका स्वागत है। आपको पता ही है कि इस सीरीज़ में हम सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को ले रहे हैं जहां से प्रश्न आने की सबसे ज़्यादा संभावना है, और हम पढ़ाई भी इस तरीके से करते हैं कि कहां कहां से कैसे प्रश्न बनाया जा सकता है। आज के वीडियो में हम 3 टॉपिक्स तैयार करने जा रहे हैं। सबसे पहले है अफ्रीकी संघ, अफ्रीकन यूनियन, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद से वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और फिर पढ़ेंगे यूपीआई के बारे में, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये तीनों टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैंने हाल ही में बताया था कि मैं एक्स्ट्रा नोट्स बना रहा हूं करेंट अफेयर की। वो नोट कंप्लीट हो चुकी है। अब आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनकी नोट तो बन चुकी है। अभी थोड़ी देर में आप इस वीडियो को देखेंगे, उसके बाद से वो सारी की सारी नोट आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दे दी जाएगी, ताकि आप जल्दी से जल्दी उनको तैयार कर सकें। जब वीडियो आए तो आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है जी। बाकी आपको पता ही है कि मैक्सिमम लगभग सारी नोट तो तैयार ही है, दी जा चुकी है स्टैटिक वाली। करेंट अफेयर के भी 100 टॉपिक्स उसमें शामिल हैं। बाकी जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको हम कवर कर रहे हैं। बाकी एडवांस में ये नोट बनी गई है, ये भी दे दे रहे हैं, इनको भी तैयार करिए। अगर आपके पास नोट नहीं है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे, आपको एक लिंक दिया जाएगा, उसमें सारी जानकारी है कि नोट में कौन कौन सी चीज़ें यूपीएससी के लिए हैं, कौन सी पीसीएस के लिए हैं, कैसे आपको मिलेंगी। सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। आप पीडीएफ नोट ले सकते हैं, जल्दी से जल्दी उनको तैयार कर सकते हैं, ताकि जब मैं सबूत दिखाऊं एग्ज़ाम के बाद तो आप भी उनमें शामिल हों, जो मुस्कुरा रहे हों और कहें कि हाँ, ये मैंने पढ़ा था, यहाँ से क्वेश्चन आया, मैंने सही भी किया और इस बार मैं मेंस लिखने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। इसी में मुझे खुशी मिलती है, इसी में मुझे मज़ा आता है। ठीक है जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज सबसे पहले हम अफ्रीकन यूनियन के बारे में पढ़ेंगे, अफ्रीकी संघ के बारे में। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा चीज़ें ध्यान में नहीं रखनी है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी प्रीलिम्स में हर साल 1 या 2 प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जो किसी संगठन से, किसी समझौते से जुड़े होते हैं। और ऐसा नहीं कि यूपीएससी ने कहीं से भी पूछ लिया, जो करंट में होते हैं उन्हीं से प्रश्न आते हैं। बस ध्यान देने वाली बात यह होती है कि हम उन चीज़ों को पहचान पाते हैं कि नहीं। सबसे पहले तो हम टॉपिक की पहचान कर पाते हैं या नहीं, और दूसरी बात, जब हमें टॉपिक पता चल गया तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हम अनावश्यक चीज़ें पढ़ रहे हैं। क्या हम इंपॉर्टेंट चीज़ों को देख पा रहे हैं? ये 2 बातें ध्यान रखनी होती हैं, आपके लिए प्रश्न आसान हो जाता है। फिलहाल अगर हम अफ्रीकी संघ की बात करें तो मेरे ख्याल से आप सबको पता होगा कि मैंने इसे क्यों लिया है। G20 की बैठक हुई भारत में और उसमें शामिल कर लिया गया इसको, अफ्रीकन यूनियन को। अब G21 बन गया। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। आगे चल के मैं G20 पर, अब G21 हो गया है, फिलहाल जो बैठक हुई है उस पर डिस्कस करूँगा और विस्तार से डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहाँ से 1 या 2 प्रश्न तो पक्के हैं, वहाँ से आने ही हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसी की वजह से ये चर्चा में आया था, तो इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, बाद में उसकी बात करेंगे G20 की। ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि कहाँ कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। मैं आपको याद दिलाते रहता हूँ कि कैसे यूपीएससी लाइनें फ्रेम करती है, कहाँ से लाइन बनाती है, किस तरीके से टॉपिक्स को, तथ्यों को यूपीएससी उठाती है, वो मैं आपको याद दिलाते रहता हूँ। वैसे इस पहली लाइन को देखिए, पहली नज़र में आप पढ़ेंगे तो लगेगा हाँ, सीधी सी बात तो है। ये जो अफ्रीकन यूनियन है एक महाद्वीपीय निकाय है। इसमें 55 सदस्य देश शामिल हैं, जो अफ्रीकी महाद्वीप के देशों से बना है। कितनी प्यारी सी लाइन है, सीधी सी लाइन है। हमें लगता है कि क्या ही क्वेश्चन बनेगा, लेकिन जब आप क्वेश्चंस देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के, तो आपको एक बात समझ में आएगी कि यूपीएससी कहाँ कहाँ पर ट्विस्ट कर देती है। जैसे अगर आप देखें दुनिया में तो बहुत सारे ऐसे संगठन हैं, जैसे कि ब्रिक्स है, शंघाई सहयोग संगठन है, इस तरीके से संगठन है ना। तो उनकी 2 कैटेगरीज आप बना सकते हैं। एक कैटेगरी होती है जिसमें हम कहते हैं कि ये वैश्विक स्तर के संगठन है। एक कैटेगरी होती है जिसे हम क्षेत्रीय स्तर के कहते हैं, और एक अलग तरीके से यहाँ पे लिख दिया गया है कि महाद्वीपीय निकाय है। अब यूपीएससी ने सेम लाइन लिख दी, आपने खूब पढ़ा है, खूब रिवाइज किया है, सेम लाइन लिखी हुई है। बस दिक्कत ये है कि यहाँ पे महाद्वीपीय न लिख के ये लिख दे कि यह एक क्षेत्रीय संगठन है। आपको लगेगा सही बात तो है, आपने इस पे ध्यान नहीं दिया, आप गलत कर देंगे। बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं, फिर भी गलत हो जाएगा। ये पूरे महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप आपने देखा है ना,
मैं यहाँ कोशिश करता हूँ, कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। तो अफ्रीका महाद्वीप के लगभग 55 देश इसमें शामिल हैं, लगभग नहीं, ये सब 55 देश इसमें शामिल हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए कि ये अंतर्राष्ट्रीय है, महाद्वीपीय है कि क्षेत्रीय संगठन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, जैसे मेरे ख्याल से अभी हाल ही में 2018-19 के आसपास एक क्वेश्चन आया था एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक से, ठीक है। तो उसमें इस तरीके से लाइन बना दी गई थी कि सिर्फ इसमें एशिया के ही सदस्य शामिल हैं। वैसे ही इस तरह के जो तथ्य होते हैं उनमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिर्फ एशिया और अफ्रीका के देश ही इसमें शामिल हैं। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सिर्फ अफ्रीका की बात हो रही है, बाकी पर्यवेक्षक हो सकते हैं, ऑब्जर्वर के तौर पर उनको मान्यता मिल सकती है, लेकिन अभी सदस्यों की बात करेंगे तो वो अफ्रीका महाद्वीप के देश इसमें शामिल हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। समझ में आ गई बात? बाकी अब साधारण बातें हैं, कुछ चीज़ें बस ध्यान में रखेंगे। अफ्रीकी एकता संगठन की स्थापना हुई थी सबसे पहले। क्या नाम था? अफ्रीकी एकता संगठन। कब हुई थी? 1963 में, 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। अफ्रीका के स्वतंत्र राज्यों द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। जो राज्य स्वतंत्र हुए थे, जैसे भारत भी कॉलोनी था, भारत भी उपनिवेश था, अफ्रीका भी उपनिवेश था, दुनिया के ज़्यादातर जो देश है वो गुलाम ही रहे हैं। तो आज़ादी मिली, जैसे भारत को आज़ादी मिली, वहाँ के देशों को भी एक एक करके आज़ादी मिली। तो जो आज़ाद हुए उन्होंने मिल करके एक संगठन बनाया था अफ्रीकी एकता के नाम से। अब कहा जा सकता है एक लाइन में कि अफ्रीकी यूनियन से पहले अफ्रीकी एकता संगठन बनाया गया था। अगर हमें नहीं पता है तो फिर गलती हो सकती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। संगठन का उद्देश्य अफ्रीकी राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना था। ये सामान्य तौर पर इस तरह की बातें होती हैं किसी भी संगठन में कि आपसी सहयोग बढ़े, इकॉनमी बढ़े, ये सारी बातें। इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लागोस प्लान ऑफ एक्शन। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जैसे कि यूपीएससी का नेचर है, ऐसे कुछ टॉपिक्स ले लेती है, कुछ ऐसे शब्द ले लेती है और कह देती है बताइए इसका संबंध किससे है, किस बारे में है। लागोस प्लान ऑफ एक्शन को अफ्रीकी एकता संगठन द्वारा 1980 में अपनाया गया। इस योजना ने सुझाव दिया कि अफ्रीका को अंतर अफ्रीकी व्यापार को बढ़ावा देकर पश्चिम पर निर्भरता को कम करना चाहिए। अब खूब एकदम बढ़िया खूबसूरत क्वेश्चन यहाँ बनाया जा सकता है कि लागोस प्लान ऑफ एक्शन के बारे में निम्नलिखित 4 कथनों में से कौन सा सही है। और उसमें से एक लाइन होगी कि भाई इसमें अफ्रीकी देशों के बीच में व्यापार को बढ़ावा देने की बात की गई थी, या फिर इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परमाणु समझौतों को मजबूत करने के लिए, या कुछ भी। 4 लाइनें दे दी गई। अगर हमने इस पर ध्यान नहीं दिया है गलती हो सकती है, समझ रहे हैं। तो लागोस प्लान ऑफ एक्शन आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये अफ्रीकी महाद्वीप से संबंधित है। ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि यह किससे संबंधित है, किस संगठन से संबंधित है, ऐसे खूब क्वेश्चंस आए हैं। तो उस नज़रिए से भी आप इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। 1980 में अपनाया गया, ये 1980 भूल भी जाएंगे कोई बात नहीं, ये शब्द इंपॉर्टेंट है। 2002 में अफ्रीकी एकता संगठन की जगह अफ्रीकी संघ ने ले लिया, अफ्रीकी यूनियन बना दिया गया, ठीक है। और इसका लक्ष्य हो गया महाद्वीप के आर्थिक एकीकरण में तेजी लाना। अदरवाइज और भी चीज़ें हैं, आर्थिक एकीकरण तो है ही, बाकी पॉलिटिकल लेवल पे भी समन्वय बनाने की कोशिश होती है, मानवाधिकारों की भी बातें लोग करते रहते हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो बस ये कुछ ही चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, वहाँ से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। छोटा सा टॉपिक था, कवर हो गया। अब हम बात करते हैं वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के बारे में। क्या है भाई, इसे खूब ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। क्या है, यहाँ से इस लाइन को समझ लीजिए, अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। प्रधानमंत्री ने औपचारिक रूप से वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किया। इसमें शामिल होने के लिए 19 देशों और 12 वैश्विक संगठनों ने सहमति जताई है। बहुत महत्वपूर्ण गठबंधन है ये। ऐसे जब नए नए गठबंधन होते हैं, नए समझौते होते हैं, तो यूपीएससी सामान्य तौर पर आपसे उम्मीद करती है कि आप इसके बारे में जानें। और सबसे ख़ास बात यह है, सबसे कमाल की बात यह है, ये मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जिससे आप वो एबिलिटी हासिल कर पाएंगे जिससे आप क्वेश्चंस टॉपिक्स गेस कर पाएंगे। किसी मुद्दे पर गठबंधन हुआ, ध्यान दीजिएगा, उसके 2 पक्ष हो जाते हैं और ज़्यादातर हम में से 90% लोग एक ही पक्ष देखते हैं करंट अफेयर के नाम पे। 2 पक्ष कैसे हो जाते हैं, जैसे ये एक टॉपिक पे, मतलब मान लीजिए समझौता है, समझौते का नाम मैंने यहाँ लिखा है,
तो एक तो ये होगा कि किस टॉपिक पर समझौता हुआ, प्लस ये है कि उस समझौते में कौन कौन सी बातें शामिल हैं, कौन कौन से देश शामिल हैं, किस रास्ते पर चलेंगे, ये ठीक है। ये होता है, हमारा सारा ध्यान इसी पर रहता है। इसके पीछे पीछे बैकग्राउंड में वो टॉपिक काम करता है जिसके लिए ये समझौता हुआ है। जैसे इसी को ले लीजिए, जैव ईंधन गठबंधन हुआ है। इसका एक पक्ष ये है कि कौन कौन से देश हैं, कैसे जैव ईंधन को बढ़ावा दिया जाएगा, कैसे फ्रेमवर्क पे काम किया जाएगा, ये पक्ष है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है। लेकिन जैव ईंधन अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो गया, यहाँ से भी प्रश्न बन जाते हैं। आप देखेंगे जलवायु परिवर्तन पर लगातार क्वेश्चंस आते हैं, और ख़ास बात यह है कि उन क्वेश्चंस में जिस पर डिस्कशन हो रहा है, समझौते हुए सारी चीज़ें हो रही हैं, और वहाँ भी गठबंधन बन रहे हैं, समितियाँ बन रही हैं, वो अपनी जगह चल रहा है। लेकिन यूपीएससी जिस टॉपिक पर ये गठबंधन हुआ, जिस टॉपिक पर समझौता हुआ, उसी को पूछ लेती है, उसी के अंदर घुस के उसकी समझ को पूछ लेती है कि आप जानते हैं कि नहीं जानते। ये दोनों पक्ष आपको ध्यान में रखने चाहिए। फिलहाल हम सारी चीज़ें देखेंगे यहाँ पर। तो ये है कि 19 देश और 12 वैश्विक संगठनों ने सहमति जताई है कि ठीक है भाई, ऐसा होना चाहिए, हम इस दिशा में काम करेंगे। जैव ईंधन का मतलब आप जानते ही हैं, अभी आगे और समझा देंगे। अब इस गठबंधन का क्या उद्देश्य है, आप इसको नहीं भी पढ़ेंगे, बस इतना याद रहेगा कि जैव ईंधन है, तो आप गेस कर सकते हैं। ठीक है, बस एक्सट्रीम चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना है, टिकाऊ जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ाना है, वैश्विक जैव ईंधन व्यापार को सुविधाजनक बनाना है, राष्ट्रीय जैव ईंधन कार्यक्रमों के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करना। ये बेसिक बातें आप मेंस में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्री में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो उनको गेस करना, समझना बड़ा आसान होता है। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें ये हैं, शॉर्ट में जो है GBA कर दिया गया है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, उसी गठबंधन का शॉर्ट फॉर्म कर दिया गया। ठीक है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। ठीक है, तो इसको G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया। अब इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, कई क्वेश्चंस आए हैं ऐसे कि यूपीएससी किसी योजना के बारे में, किसी समझौते के बारे में पूछते समय उसका जो वर्ष है या उसका जो डेट है, डेट तो बहुत कम पूछती है प्री में, लेकिन जो वर्ष है उसको आगे पीछे कर देती है। जैसे इसी में हम कह दें कि 2022 में ऐसा हुआ था, 21 में हुआ था, 23 में हुआ था, कन्फ्यूज़न हो जाएगा क्योंकि हमने उस पर ध्यान नहीं दिया, टाइमलाइन पर ध्यान नहीं दिया, गलती हो सकती है। तो इतना ध्यान रखिएगा कि G20 शिखर सम्मेलन कब हुआ था, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसी समय औपचारिक रूप से इसको लॉन्च किया गया है। इसके बाद इसमें कौन सी चीज़ें हैं, इसके प्रयास का नेतृत्व भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राज़ील ने किया। ऐसे साधारण लाइनें बनाई जा सकती हैं कि शुरुआत में किन देशों ने प्रमोट किया कि ऐसा होना चाहिए, चलिए हम लोग कुछ लोग मिलकर इसको आगे बढ़ाते हैं, बाकी लोगों को सहमत कराएंगे। तो ये देश इसमें शामिल थे। अभी आपको बहुत सारे नाम दिखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन इन पर आपको नज़र दौड़ानी चाहिए, एक बार अच्छे से ध्यान दे देना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इन देशों का नाम आपने देख लिया। जुलाई में गोवा में एक बैठक हुई थी, G20 की बैठक के मौके पर मंत्रियों की बैठक हुई थी, ऊर्जा मंत्रियों की। तो GBA से संबंधित परामर्श आयोजित किया गया था और इसमें 19 देशों ने गठबंधन में शामिल होने की रुचि व्यक्त की थी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। 9 आरंभिक सदस्य देश ये हैं, आप इनको याद कर लीजिएगा, PDF नोट आपके पास है ही, बार बार देखते रहिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं इसलिए इसको मैं कह सकता था कि अरे छोड़िए, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जब यूपीएससी ने G20 देशों में से पहले ही 20 थे, उनमें से पूछ लिया कि बताइए इसमें कौन सा देश G20 में शामिल नहीं। अभी हाल ही में 2 साल पहले मेरे ख्याल से पूछा था, तो यहाँ से भी पूछा जा सकता है। इन चीज़ों को आप इग्नोर मत करिएगा क्योंकि टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। एक बार देख लीजिएगा, दुनिया भर के देश हैं बहुत सारे, और ऐसे में 2 ही क्वेश्चंस बनते हैं, कौन है या कौन नहीं है। तो बस एक बार देख लेंगे, ध्यान में रहेगा, आप समझ जाएंगे। तो ये आरंभिक सदस्य देश हैं 9, इनके नाम यहाँ पर हैं। कनाडा और सिंगापुर इसके पर्यवेक्षक देश हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और वे देश और संगठन जो पहले ही इसमें शामिल हो चुके हैं, 19 और 12, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो आप जो मेन हैं उनको ध्यान में रख लीजिएगा क्योंकि सबको यूपीएससी नहीं ऑप्शन में देती है। उनका नाम यहाँ पे है, पढ़ने से अनावश्यक रूप से टाइम खर्च होगा। आप सामने ही है, मेरी आवाज़ को रोक दीजिए,
पॉज कर दीजिए वीडियो को और देख लीजिए। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण पक्ष हैं, उन पर मैं आना चाह रहा हूँ। संगठनों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी शामिल है। देशों के बारे में हमने जाना, बहुत सारे देश शामिल है, संगठन भी है। विश्व बैंक है, एशियाई विकास बैंक है, विश्व आर्थिक मंच है, ये सारे संगठन इसमें शामिल हैं। अगर इस पर क्वेश्चन बना तो एक संभावना है, अगर क्वेश्चन ये बन रहा है कि इसमें कौन कौन देश शामिल हैं। ध्यान रखिएगा, मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। मान लीजिए कि आपको नहीं आता है, आपने याद नहीं किया, याद किया था भूल गए। अगर क्वेश्चन इस रूप में आता है, चलिए मैं पहले उसको कह लेता हूँ जिसको आपको छोड़ देना है। अगर इस रूप में आता है कि कौन इसमें शामिल नहीं है और आपने नहीं याद किया है, आपको नहीं पता है, तो क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा। लेकिन अगर इस रूप में आता है कि कौन कौन शामिल है, तो इतने सारे संगठन हैं, इस बात की संभावना बहुत अधिक रहेगी कि वो सारे ऑप्शन सही हों। ऐसे क्वेश्चंस पहले भी आए हैं, तो आप वहाँ थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, लेकिन आंख बंद करके रिस्क नहीं लेना। अभी आपके पास समय है, आप इसे तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या है? कुछ चीज़ें अब यहाँ से दिखनी शुरू हो जाएंगी आपके काम की, जहाँ से सही में क्वेश्चन सीरियसली बनाया जा सकता है। पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण को 20% तक ले जाने के लिए वैश्विक स्तर पर पहल करना है। ठीक है, जो पेट्रोल, वैसे भी पेट्रोलियम पदार्थ अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं, प्रदूषण बढ़ रहा है, वो अलग की बात है, समझ ही रहे हैं। तो उसमें जैव ईंधन मिलाया जाए, इथेनॉल जैव ईंधन है, तो उसमें मिलाएंगे तो उसकी क्षमता भी बढ़ेगी, प्रदूषण भी कम होगा, बहुत सारे फायदे हैं। तो 20% तक का लक्ष्य रखा गया। 20%, 40% भी लिखा जा सकता है, 10%, 15%, कुछ भी। तो ऐसे तथ्यों को आपको ध्यान में रखना होता है। अभी हम भारत के बारे में भी बात करेंगे। इसके बाद से वैश्विक भलाई के लिए अन्य सम्मिश्रण विकसित करने पर भी काम कर सकते हैं कि और कौन कौन सी चीज़ें इसमें मिलाई जा सकती हैं। गठबंधन मौजूदा प्रासंगिक क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ जैव ऊर्जा, जैव अर्थव्यवस्था और जैव ऊर्जा संक्रमण क्षेत्रों में पहल के साथ मिलकर काम करेगा। ये सब साधारण बातें हैं, इम्पॉर्टेंट नहीं है। जैव ईंधन, इसी समझौते से जो कोर टॉपिक है वो यही है। जैव ईंधन पे बात हो रही है। अगर हमें इसके बारे में नहीं पता है तो समझौते के बारे में पढ़ने से कोई खास लाभ नहीं होगा। हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाए, शायद हम कर सकते थे, लेकिन बेसिक नहीं पता है तो वो भी गलत हो सकता है। इसीलिए जैव ईंधन को समझ लीजिए। जैव ईंधन को बायोमास से प्राप्त किसी भी ईंधन के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसे कार्बनिक पदार्थ के रूप में जाना जाता है। कई तरीके से बनाया जा सकता है, जैसे बहुत सारे पौधे होते हैं, उन पर यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हैं। जैसे अनाज है, अनाज से भी बन सकता है, मक्का है, वहाँ से भी बन सकता है। आप देखिए गन्ना है, गन्ना से भी बन सकता है। तो बायोमास जो है ना, जो भी चीज़ें हैं, फसलें हैं, कुछ फल हैं, कुछ कुछ चीज़ों के बीज हैं, उनसे बायो ईंधन बनाया जा सकता है, जैव ईंधन बनाया जा सकता है। तो इस रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, इसमें कोई भी पौधा या शैवाल सामग्री, लकड़ी सहित या साथ ही पशु अपशिष्ट भी शामिल है, इन सब का इस्तेमाल किया जा सकता है। मान लीजिए क्वेश्चन पूछा गया ऐसे कि निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल करके जैव ईंधन बनाया जा सकता है। मेरे ख्याल से यूपीएससी ने एक बार पूछा है, थोड़ा सा घुमा के। उसमें ध्यान देने वाली बात है कि किसकी इजाज़त है। चावल से भी बना सकते हैं जैव ईंधन, लेकिन क्या सरकार ने इसकी इजाज़त दी है? मक्के से भी बना सकते हैं, गेहूं से भी बना सकते हैं जैव ईंधन। ठीक है, अलग अलग तरीके से चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब यह है कि खाने की बहुत सारी चीज़ें जिनसे बना सकते हैं, इजाज़त है कि नहीं। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन बने कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से पौधे हैं जिनसे जैव ईंधन बनाया जा सकता है, तो वहाँ भी आप सावधान रहेंगे, देखेंगे कि किन चीज़ों की बात हो रही है और सरकार की जैव ईंधन नीति में किसको इजाज़त दी गई है। तो वहाँ से भी आपको समझ में आ जाएगा। पुरानी नोट जो है ना साइंस वाली, वहाँ मैंने विस्तार से इसके बारे में आपको बताया है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसमें पशु अपशिष्ट भी शामिल है, उससे भी बन जाता है। इस प्रकार के ईंधनों की प्राकृतिक रूप से जीवन चक्र द्वारा लगातार पूर्ति होती रहती है, इसीलिए इन्हें ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत माना जाता है। अब इस पर एक बेसिक सी बात, एक लाइन लिखी जाए कि यह एक गैर नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। जल्दी जल्दी हम पढ़ते चले जा रहे हैं तो फिसलने की संभावना ज़्यादा है, हम गलत कर सकते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, और नवीकरणीय ऊर्जा का सीधा सा मतलब ये है कि वो परमानेंट ख़त्म नहीं होगा। जैसे पेट्रोलियम है, वो ख़त्म हो जाएगा तो दोबारा उसको बनने में लाखों करोड़ों साल लग सकते हैं। लेकिन एक पौधे से हम ईंधन बना रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि सूरजमुखी का पौधा आपने लगाया, उसके बीज से आपने तेल निकाला
और उसको फिर प्रोसेस करके बायोडीजल में कन्वर्ट कर दिया। और भी चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं। दोबारा से आप सूरजमुखी उगा सकते हैं। ऐसे ही कई पौधे हैं जिनको आपने काटा, उनका इस्तेमाल किया, फिर पौधे उगा सकते हैं। तो ये चक्र चलता रहता है, ये ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। इस तरीके से क्वेश्चन यूपीएससी एकदम बेसिक लाइन पूछती है और हमें लगता है अरे इतना आसान पूछ दिया, और उसी में ट्रिक होता है, वहीं ध्यान देना होता है। लेकिन हम देते नहीं, जल्दी जल्दी में गलतियाँ हो जाती हैं, बाद में पछताना पड़ता है। एक कड़वी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ज़्यादातर लोग जो अच्छा मतलब जिनकी तैयारी अच्छी है, बढ़िया पढ़ के गए हैं, वो इसलिए फेल नहीं हो जाते कि उनसे गलतियाँ हो गई ऐसे प्रश्नों की जो वो नहीं जानते थे। वो इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने वो सवाल भी गलत किए थे जो वो सही कर सकते थे। ज़्यादातर लोगों के साथ अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा, आपकी तैयारी अच्छी होगी, तो आप और नहीं निकाल पाए होंगे कभी, तो आपको पता होगा कि जो नहीं कर सकते थे वो तो ठीक है, वैसे क्वेश्चन हमने ज़्यादा किए भी नहीं, लेकिन जो सही कर सकते थे, जहाँ पर सही होने की संभावना थी, वहाँ भी एक छोटी सी गलती की वजह से वो सवाल गलत हो गया। हमने समझने में ध्यान नहीं दिया, जल्दबाजी कर दी, यूपीएससी के ट्रिक को नहीं समझे। इन चीज़ों को हम नहीं समझ पाते हैं, गलतियाँ हो जाती हैं। इसीलिए आप छोटी छोटी बातों को अभी से प्रैक्टिस में लेके आएँ, उन पर ध्यान रखें, आपके लिए ये पेपर बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछा जा सकता है जैव ईंधन से क्या लाभ होते हैं। बहुत सारे लाभ हैं, कुछ यहाँ पे लिख दिए गए हैं। स्थिर ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ साथ जलवायु सुरक्षा में भी योगदान देता है। सामान्य सी बात है, मेंस में आप लिख सकते हैं कि भाई इससे अगर हम पर्याप्त उतनी व्यवस्था कर लें तो लगातार ऊर्जा की आपूर्ति होती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, और जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसे भी धीमा किया जा सकता है, प्रदूषण कम होगा। ठीक है, जैव ईंधन पारंपरिक जीवाश्म ईंधन की तुलना में काफ़ी स्वच्छ है। बिल्कुल सही बात है, सामान्य सी बातें हैं। इसके बाद से भारत के परिप्रेक्ष्य में कुछ बातें ध्यान रखने वाली हैं। अभी तक जो भी हमने पढ़ा है इस टॉपिक के तहत जैव ईंधन गठबंधन के बारे में, उसको आप 50% मानिए महत्व के हिसाब से, और बाकी थोड़ा सा जो पढ़ने जा रहे हैं वो 50% मानिए। यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज़्यादा है, और यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो बहुत सारे लोग जान ही नहीं पाएंगे कि ये जैव ईंधन गठबंधन की वजह से यहाँ यूपीएससी का ध्यान गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कि भारत के परिप्रेक्ष्य में कौन सी बातें ध्यान रखने वाली हैं। भारत कच्चे तेल का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। एक तथ्य 2023 में आप देखिए पैटर्न चेंज हुआ था। इस तरह के तथ्यों को लेकर कितना यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, और बहुत ऐसे ही थे, तथ्यों वाले क्वेश्चंस थे, और गलतियां भी हुई काफ़ी। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है कच्चे तेल का। अपनी 85% जो आवश्यकता है उसको आयात से ही पूरा करता है भारत। ठीक है, आयात पर निर्भर है हम, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसको मेंस में भी आप यूज़ कर सकते हैं। ऊर्जा सुरक्षा जो है थर्ड पेपर में आपका टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट है, वहाँ भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, जैव ईंधन का उपयोग बढ़ाना दो उद्देश्यों की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इसको बढ़ाएंगे तो दो उद्देश्य पूरे होंगे। ऊर्जा आयात पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी, और देश के तेज़ी से बढ़ते ऊर्जा उपयोग के कार्बन फुटप्रिंट को भी सीमित किया जा सकता है। ठीक है, ये भी चीज़ होगी, हम कम कार्बन उत्सर्जित करेंगे, दोनों फायदे हो जाएंगे। अब इस क्षेत्र में क्या बाधाएं हैं ये भी देखते चलिए। सबसे पहली बाधा तो ये है कि फीड स्टॉक जो है उसकी आपूर्ति का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है। कहने का मतलब जिन चीज़ों से बायोडीजल बनाएंगे, बायो ईंधन बनाएंगे, फ्यूल बनाएंगे, वो चीज़ें पर्याप्त मात्रा में आ रही हैं कि नहीं। आपको पता होना चाहिए कि जो शहरी अपशिष्ट है उसमें भी संभावना होती है, उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं बायोडीजल बनाने में, बायोफ्यूल कहना ज़्यादा ठीक रहेगा, वो बनाने में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन निरंतर उस चीज़ की आपूर्ति होती रहे। जैसे मान लीजिए कि हम कह रहे हैं कि ये फला कोई पौधा है, उससे हम बनाएंगे, और वो समय पर उतना नहीं हम उगा रहे हैं उसको, तो ये निरंतर कैसे होगा, इसकी एक दिक्कत होती है। ठीक है, तो उसकी वजह से एक समस्या आती है। तकनीकी सीमाएं भी हैं, बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं हमारे पास, उतनी सक्षम तकनीक नहीं है, और भी विकसित करने की ज़रूरत है, उससे भी एक बाधा उत्पन्न होती है। बहुत सारी कमियां हैं नियमों में, कानूनों में, उनको लेकर के भी समस्याएं आती हैं। और वित्त पोषण में भी दिक्कत है सरकार की तरफ से, और भी संगठन है उनकी तरफ से। निवेश भी एक लिमिट है, जब पर्याप्त निवेश नहीं होगा, पैसे नहीं होंगे, तो कहाँ से टेक्नोलॉजी आएगी, कहाँ से इन चीज़ों का उत्पादन होगा। तो ये एक अच्छी लाइन है जिसे आप मेंस में यूज़ कर सकते हैं, और प्री में पूछा जाए तो इन चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद से
ये ध्यान दीजिए। जैव ईंधन में भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपने इथेनॉल पेट्रोल सम्मिश्रण कार्यक्रम में सफलता प्राप्त की है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा और ये लाइन काफ़ी खूबसूरत है, इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी ने पहले भी पूछे हैं, इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि आप पढ़ाई को सिर्फ ऐसे लेकर मत चलिए कि पढ़ते जा रहे हैं और पढ़ते ही जा रहे हैं। आप ये भी देखिए कि आप किस दिशा में पढ़ रहे हैं, किस दिशा में बढ़ रहे हैं। यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर से आपको रास्ता दिखाते हैं। खैर, ये लाइन क्यों महत्वपूर्ण है? भारत ने नवंबर 2022 की लक्षित समय सीमा से कुछ महीने पहले पिछले साल जून में पेट्रोल में 10% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लिया था। यानी कि सीधी सी बात है, हमने लक्ष्य रखा था कि नवंबर 2022 तक हम ये टारगेट पूरा कर लेंगे कि पेट्रोल में 10% इथेनॉल हम मिलाएंगे। ये टारगेट था हमारा और हमने जून में ही उसे कंप्लीट कर लिया था। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। फिर हमने एक नया टारगेट रखा है, अभी आगे देखेंगे। अब इसको यूपीएससी अलग अलग तरीके से पूछ सकती है। मान लेते हैं सेम लाइन आपको दे दी गई और यहाँ पर सिर्फ 2022 की जगह 21 कर दिया, 23 कर दिया, ध्यान नहीं दिया हमने, गलती हो सकती है। हमें बस इतना पता है कि हाँ भाई हमने ये टारगेट पूरा कर लिया है, तो गलती हो सकती है। या फिर यहाँ भी खेल हो सकता है, ये 10% का 15% हो सकता है कि हमने ये कंप्लीट कर लिया, या फिर अभी तक हमने पूरा नहीं किया, तो भी गलती हो सकती है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर हमारे देश में योजनाएं आ तो जाती हैं, लागू भी हो जाती हैं, लेकिन समय से पूरी नहीं होती। तो एक कॉमन सेंस हमारा ये कहेगा कि अरे बहुत सारी योजनाएं नहीं पूरी हो पाती, ये कैसे हो गया होगा, ये भी नहीं हुआ होगा, तो हम गलत कर सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण उपलब्धि है इस दिशा में और इस पर क्वेश्चन बना। मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसे, इसीलिए मैं सबूत दिखाता हूँ तो आपको याद दिलाता हूँ। ये चीज़ें मैं कहता हूँ और एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई साधु बाबा हूँ या कोई भविष्य देखने वाला इंसान हूँ। सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि मैंने पिछले लगभग 25 सालों के, उसके पहले मैंने 23 सालों के खूब अच्छे से विश्लेषण किया था। 25, फिर आगे बढ़े 28, 29, इन सारे प्रश्नों को अच्छे से विश्लेषण करके देखा है कि यूपीएससी का किसी भी लाइन को बनाने का तरीका क्या है। किसी टॉपिक पर अगर इतिहास पे क्वेश्चन बनाया गया तो यूपीएससी इसको कैसे बनाती है, या करंट पे बनाया गया कैसे बनाती है, ये चीज़ आप भी कर सकते हैं और आपको करना भी चाहिए, ताकि एक तो मेरी बात पे भरोसा होगा और दूसरी बात, मान लीजिए मेरी बात भूल भी गए तो खुद पर भरोसा होगा कि हाँ ऐसे ही होता है और आप सही कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत डीजल को उपयुक्त जैव ईंधन और प्राकृतिक गैस को बायोगैस के साथ मिश्रित करने पर भी विचार कर रहा है। ये एक अगला तथ्य हो गया। इस पर सामान्य तौर पर क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन आ जाए कि भारत की राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति पर आप क्या जानते हैं? बहुत सारे लोग नहीं जानते और इस पर क्वेश्चन पहले भी आया है। ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, जिसे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के जरिए 2009 में लागू किया गया था। मंत्रालय तो आप गेस कर लेंगे। समय ध्यान रखिएगा, क्योंकि जलवायु परिवर्तन पर एक्शन प्लान आया, उस पर भी क्वेश्चंस पूछ लिए गए। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस आ जाते हैं कि ये नीति कब लागू की गई। एफआरबीएम पे क्वेश्चन आया है, ये अधिनियम कब बनाया गया। तो ऐसे प्रश्न आते रहे हैं, आएंगे, ये भी पूछा जा सकता है। 2009 में राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति लागू की गई थी। ठीक है, तो उसके स्थान पर राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 लाई गई। ठीक है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इसको अधिसूचित किया था 2018 में। कंफ्यूज नहीं होना, ये शुरुआत में यहाँ से हुआ था, मंत्रालय ये था। उसके बाद से 2018 वाला जो मतलब 18 वाली नीति आई, उसके लिए मंत्रालय कौन सा है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। बहुत सारे मंत्रालयों का नाम बदलता रहता है समय के साथ। कई मंत्रालय ऐसे होते हैं जिनके काम ज़्यादा होते हैं, आगे चल के वो सेक्टर महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो उस मंत्रालय को विभाजित करके, मतलब विभाजित क्या करना है, वो वही रहता है, एक नया मंत्रालय बना दिया जाता है, उसको काम दे दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 1 अप्रैल 2023 से ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। 1 अप्रैल 2023 से देश भर में 20% तक की एथेनॉल की मात्रा वाले एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के लिए पहल करने के बारे में अस्थायी समिति ने सिफारिश की है। ठीक है, और उसकी सिफारिशों पर निर्णय लिया गया है और इसी के आधार पर कुछ संशोधन किए गए हैं। 20% ध्यान रखिएगा।
हम टारगेट रख रहे हैं 10 वाला तो पूरा कर लिया, अब 20 वाला टारगेट है हमारा। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति के लिए कुछ संशोधन इस प्रकार हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। अभी हमने बात की फीड स्टॉक और बढ़ा दिया जाए, उस पर ध्यान दिया जाएगा कि पर्याप्त चीज़ें आएँ जिनसे हम बनाएंगे जैव ईंधन। ये लाइन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पेट्रोल में 20% एथेनॉल के मिश्रण के लक्ष्य को वर्ष 2030 से पहले 25-26 में ही प्राप्त करने के लिए पहल करना। 2030 से पहले 25-26 तक ही हमारा टारगेट है कि इस बीच हम प्राप्त कर लेंगे तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, ये लाइन घुमा फिरा के पूछी जा सकती है, इसे आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत विशेष आर्थिक जोन सेज, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। निर्यात उन्मुख इकाइयाँ जो होती हैं जिनका काम ये होता है कि वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात को बढ़ावा दिया जाए उनके द्वारा। ठीक है, तो उनके द्वारा देश में जैव ईंधन के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जाएगा और विशेष मामलों में जैव ईंधन के निर्यात की अनुमति दी जाएगी। यानी कि हम सिर्फ अपने कंजम्पशन के लिए ना बनाएं, निर्यात करने के लिए भी बनाएं ताकि हमारी इकॉनमी भी आगे बढ़े। ठीक है, कुछ तथ्यों को देख लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। ये देखिए, अमेरिका, ब्राज़ील और भारत को जैव ईंधन में वैश्विक नेताओं के रूप में देखा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका 52%, ब्राज़ील 30% और भारत 3% है। आगे भी है कुछ क्या? हाँ, 3%। ठीक है। एथेनॉल के उत्पादन में लगभग 85% खपत में लगभग 81% का योगदान करते हैं। तो बस इसमें इतनी बातें हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जैसे कि यूपीएससी कभी कभी पूछ लेती है कि दुनिया के सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जक देश कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके। तो वैसे ही ये भी पूछा जा सकता है कि इथेनॉल उत्पादन में आगे कौन है। भारत 10वें स्थान पे है, 12वें स्थान पे है, कि पहले स्थान पे है, कि तीसरे स्थान पे है, पता होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ऑप्शन दे दिए जाएँ। कभी कभी ऐसे ऑप्शन होते हैं पीसीएस टाइप के सीधे सीधे, लेकिन कभी कभी लाइनों के रूप में उस तथ्य को यूज़ कर लिया जाता है। जैसे एक लाइन बना दी जाए कि भारत दुनिया के अग्रणी एथेनॉल उत्पादकों में शामिल है। ठीक है, अब यहाँ तक सही है, यहाँ तक तो सही है, लेकिन इसी में आगे जोड़ दें और इसी के साथ वो दूसरे स्थान पर है, गलत हो सकता है। 15% उत्पादन करता है, गलत हो सकता है, ध्यान रखिएगा। तो आगे सामने सामने दिखता है कि अरे तो वही है जो हम सोच रहे थे, जो पढ़े थे, लेकिन आगे चल के ट्विस्ट आ जाता है तो गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो इसमें इतना है। अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। अगला टॉपिक है यूपीआई। इसकी चर्चा तो पूरी दुनिया में हो रही है। भारत का बहुत ही सफल प्रोजेक्ट आप कह सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछती रहती है। तो देख लेते हैं यहाँ से कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण है, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, आप जो भुगतान करते हैं, जितने भी आपके पास जो भी उपाय होगा, जैसे फ़ोन पे, गूगल पे, भीम एप्लीकेशन, ये सब यूपीआई का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यह तत्काल भुगतान सेवा, इमीडिएट पेमेंट सर्विस आईएमपीएस, जो कि कैशलेस भुगतान को तीव्र और आसान बनाने के लिए 24 घंटे धन हस्तांतरण सेवा है, जो एक उन्नत संस्करण है, उसी का एक उन्नत संस्करण है यूपीआई। ये बात समझ में आ गई। पूछा जा सकता है कि आईएमपीएस का उन्नत संस्करण है, इस तरीके से कोई लाइन बनाई जा सकती है और आप मतलब घुमाया जा सकता है। अगर नहीं पढ़ा है तो गलती भी हो सकती है। यूपीआई एक ऐसी प्रणाली है, ध्यान दीजिएगा, इस लाइन को आप कह सकते हैं कि इसका बेसिक है। एक ऐसी प्रणाली है जो कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन, किसी भी भाग, मतलब किसी भी भाग लेन देन के बैंक, क्या लिखा जाए, किसी भी एक मिनट, अच्छा हाँ, मतलब ठीक है लिखा था, मैं ही जल्दी में पढ़ रहा था ना तो गड़बड़ा जा रहा था। किसी भी भाग लेने वाले बैंक के द्वारा। ठीक है, तो एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में जो है कई बैंकिंग सुविधाओं, निर्बाध फंड रूटिंग और मर्चेंट भुगतान की शक्ति प्रदान करती है। आप देखते हैं, आप एक यूपीआई में पहली बात यह कि कई बैंक ऐड कर सकते हैं, साथ ही साथ वहाँ से कई बैंकिंग सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। आप किसी को पैसा भेज सकते हैं, पैसा रिसीव कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप वहाँ से आप अपने बिल्स भी पे कर सकते हैं, मूवी टिकट भी वो कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी सुविधाएं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, ढेर सारी सुविधाएं आपको मिल रही हैं इन सब चीज़ों के द्वारा। कई बार ऐसे पूछा जा सकता है ऑप्शन देके, तो आप आसानी से प्रैक्टिकली ऐसा कर सकते हैं। मेरे ख्याल से एक बार पूछा जा चुका है, लेकिन थोड़ा वो डिटेल में था क्वेश्चन।
इसके बाद देखिए, वर्तमान में यूपीआई नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, नेश जिसको बोलते हैं, ये कई नाम दिए गए हैं। इन सबको पढ़ने के बाद ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है कि इनके द्वारा संचालित, एनपीसीआई द्वारा संचालित प्रणालियों में सबसे बड़ा, यानी कि जितने भी ये तरीके हैं उनमें यूपीआई सबसे बड़ा है। और कौन संचालित करता है? एनपीसीआई। इसके बारे में यूपीएससी ने पहले भी क्वेश्चंस पूछे हैं, महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसके आईएमपीएस हमने देखा, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली है, एईपीएस, भारत बिल भुगतान है, रुपे आदि। इन सहित भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा संचालित प्रणालियों में सबसे बड़ा है। अब क्वेश्चन ये है कि एनपीसीआई द्वारा कौन कौन सी प्रणालियाँ संचालित की जाती हैं, और आपके पास 4 से ज़्यादा ऑप्शन तो इसमें है ही, दे दिया जाए। गलती हो सकती है, अगर नहीं पढ़ा है तो, पढ़े हैं तो मुस्कुराएंगे, सही कर देंगे। इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, बेसिकली ये टॉपिक यूपीआई ज़्यादा सफल हो रहा है, काफ़ी इसमें बढ़ोतरी हो रही है, मतलब ऑनलाइन पेमेंट करने में। आप भी नॉर्मली देखिए, पहले से कम आप एटीएम जाते होंगे, बैंक जाते होंगे, आप ज़्यादातर मोबाइल से ही पेमेंट कर देते होंगे। पीडीएफ नोट आप लेते हैं, मोबाइल से ही पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये चर्चा में है, इसकी प्रशंसा हो रही दुनिया में, बहुत सारे देश इसको अपना रहे हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। आज के शीर्ष यूपीआई ऐप्स में फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, अमेजॉन पे, भीम ऐप, ये सब शामिल हैं। ठीक है, और जब आप वो करते हैं, क्या कहते हैं, पीडीएफ नोट लेते हैं, तो बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि सर हम किससे करें? किसी भी से भी कर सकते हैं, फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, अमेजॉन पे नहीं है फ़िलहाल, भीम, इन सब से कर सकते हैं। फ़िलहाल आप कहेंगे बड़ा बढ़िया तरीके से पीडीएफ का प्रमोशन कर रहे हैं। प्रमोशन की बात नहीं है, ज़रूरत की बात है। आप देखिए कि जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, थोड़ी सी ही चीज़ें पढ़ रहे हैं, और वहाँ से बार बार क्वेश्चंस इतने आ रहे हैं कि आराम से कट ऑफ क्वालिफाई कर सकते हैं। और समय भी आपका कम लग रहा है, बार बार वही चीज़ें रिवाइज करनी है जो महत्वपूर्ण है, आप आराम से उसका लाभ ले सकते हैं। फ़िलहाल मेरे ख्याल से आपने ले लिया होगा पीडीएफ नोट, तो दोबारा थोड़ी लेना है आपको। हाँ, 2016 में एनपीसीआई ने 21 सदस्य बैंकों के साथ यूपीआई को लॉन्च किया था। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं यूज़ किया जा सकता है। अगर यूपीआई के आधार पर क्वेश्चन बना तो 99% संभावना है कि किसी न किसी बहाने से इस तथ्य को, इस बात को यूपीएससी जानने की कोशिश करेगी कि सबसे पहली बात कि यूपीआई को लॉन्च कब किया गया, किसने इसको लॉन्च किया, कितने सदस्य बैंक इसमें शामिल थे। ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद से भारतीय भुगतान निगम के बारे में जान लेते हैं। यह भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन हेतु व्यापक संगठन है। ध्यान दीजिएगा, खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली हेतु एक व्यापक संगठन है जो इसको रेगुलेट करता है एक तरह से। यह भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के प्रावधानों के तहत, 2007 में एक कानून बनाया गया था, उसी के प्रावधानों के तहत भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ की एक पहल है। यानी कि यूपीआई को बनाने में किसने योगदान दिया, किसने पहल की? रिजर्व बैंक ने और भारतीय बैंक संघ ने, इन्होंने मिलकर शुरुआत की और इस अधिनियम के तहत इसको शुरू किया गया। ठीक है, इसको बनाया गया। इसके बाद देखिए, इसके बाद कौन सी बात है इम्पोर्टेंट, इसे कंपनी अधिनियम के तहत शामिल किया गया है। और क्या लिखा है ये लाइन, कंपनी अधिनियम 1956। बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं जो इसी के तहत रजिस्टर होती हैं, बहुत सारे बैंक भी इसके तहत रजिस्टर होते हैं। 2 अधिनियम है बैंकों के लिए, उसमें से कुछ इसमें भी शामिल कर लिए जाते हैं, वो अलग की बात है, बाद में देखेंगे। अब कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 में ये शामिल हो चुका है। पहले इसमें था, अब इसमें शामिल कर लिया गया क्योंकि कंपनी अधिनियम 2013 बनाया गया था। ठीक है, तो उसकी मतलब धारा 8 में शामिल कर लिया गया। लेकिन उस समय जब 1956 में ये कानून बनाया गया था, तो उसकी धारा 25 के प्रावधानों के तहत लाभ हेतु नहीं, नॉट फॉर प्रॉफिट, ये अपने प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता, तो इसका इंग्लिश होता है नॉट फॉर प्रॉफिट, कंपनी के रूप में शामिल किया गया था। कि लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई तो मैं थोड़ा सा सीधा करके बता देता। सबसे पहले इसे कंपनी अधिनियम 1956 के तहत, ठीक है, उसकी धारा 25 के प्रावधानों के तहत नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के रूप में इसे शामिल किया गया था। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब इसे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत शामिल किया गया, अभी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि 10 कोर प्रमोटर बैंक कौन कौन से हैं, कौन कौन से बैंक इसको प्रमोट करते हैं, इसमें शामिल हैं भारतीय स्टेट बैंक,
पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, HDFC बैंक, सिटी बैंक और HSBC बैंक। 2016 में सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिक बैंकों को शामिल करने हेतु शेयरधारिता 56 सदस्यों के लिए व्यापक थी। ये उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी ये सारी चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। PDF नोट्स की जानकारी के लिए आपको नंबर दे दिया गया है। वीडियो की शुरुआत में ही आप उस पर मैसेज करेंगे, आपको एक लिंक भेजा जाएगा, आप उसे देखेंगे, आपको सारा प्रोसेस पता चल जाएगा, कौन कौन सी नोट मिल रही हैं, कैसे मिल रही हैं, और आप उसका लाभ ले सकते हैं, जल्दी से तैयार कर सकते हैं। ठीक है जी, तो बस इसमें इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।